के न्यूज, खबरों का सारथी। अच्छा ठीक कर लो। सीएम धामी ने सचिवों और महानिदेशक सूचना के साथ की बैठक। सीएम धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा पेंशन मामले में निर्णय लेने पर कई विभागों के कर्मचारियों ने जताया विरोध। मसूरियाल अंढौर के पास हुआ भूस्खलन। कर्णप्रयाग में हाईवे बंद होने से फंसे कई यात्री। शहर में लगातार जारी बारिश। केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत तेज। कांग्रेस नेता गणेश गोरियाल ने सरकार को दिए सुझाव। कांग्रेस नेता ने इस पर 3 सवाल सुझाव के रूप में दिए। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, अब बाधा होगी। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से खबर सामने आ रही है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये नियुक्ति पत्र बांटे गए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने गए अभ्यर्थी। सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। ये अहम खबर सामने आ रही है। सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी, उज्ज्वल भविष्य की कामना की और ये नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। बढ़ते आगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पौड़ी पुलिस द्वारा कंडोलिया मैदान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक राजकुमार पोरी, एफटीएफओ गढ़वाल, वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने दीप जलाकर स्वागत किया और इसके बाद शुरुआत की कार्यक्रम की और परिजनों ने विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग मनमोहक कार्यक्रमों को पेश किया गया। प्रसिद्ध लोक गायक मनोज सांगर और उनकी टीम द्वारा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारिया गीतों के साथ नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां पेश की गईं। प्रस्तुतियों पर दर्शक झूमते नजर आए। ग्रुप कोटद्वार कृष्ण जन्मोत्सव की नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं और पुलिस लाइन के कलाकारों ने नृत्य पेश किया और इस मौके पर यमराज के पेशे नाटक का मंचन भी किया गया। यहाँ पर कंडोलिया के ऐतिहासिक मैदान में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है और ये बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। हर साल की भांति पौड़ी में जो है इस साल भी ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर थोड़ा बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश की वजह से थोड़ा पब्लिक कम है, नहीं तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये इस तरह का बड़े कंडोलिया के ऐतिहासिक मैदान में जो है इस समय पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और अन्य सालों में जो है पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। जन्माष्टमी के अवसर पर पौड़ी जनपद की पुलिस के द्वारा बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे कंडोलिया के ग्राउंड में किया गया, जिसमें सभी थानों के द्वारा जो है एक झांकियों का यहाँ पे लगाई गई थी और साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रात्रि में किया।
जन्माष्टमी जो है पुलिस का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और पुलिस फैमिलीज के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए हर वर्ष हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से इसको मनाया है और बाहर से कलाकार बुलाए गए थे और हमारे जो कई स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने भी यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किए हैं और बहुत ही बड़े स्तर पे हम लोगों ने इसका आयोजन आज यहाँ पे किया है। आपका दिल के गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे अपने चैनल के माध्यम से एक बात पहुंचाने का मौका दे रहे हैं। मैं दिल के गहरे से धन्यवाद करना चाहूँगा कप्तान साहब का और आरआई साहब का, जिन्होंने मुझे इस पौड़ी जिले में पुलिस लाइन में अपने पूरी टीम के साथ कार्यक्रम करने का मौका दिया है। और यहाँ के जो लोग हैं और ये इस पौड़ी जिले में मेरे बहुत सारे गाने सुने गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ मेरे गाने सुनते हैं। घोटा सेमानी, चुन्नू भाई जी, फूलो फूली आरू ठेकेदार होता मामा। मैं तमाम जनता का दिल के गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ खूब सुना है, मुझे भी और मेरे गीतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के यही देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जन्माष्टमी को मनाया गया है और हर साल सुना है मैंने कि हर साल इस जन्माष्टमी को बहुत ही अच्छे लेवल तक इसका कार्यक्रम करवाया जाता है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत बढ़ते आगे ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय में रुद्रपुरा के थाना ट्रांजिट कैंप में तैनात एक दारोगा पर बीजेपी नेता से अभद्रता करने का आरोप लगा है। सूचना पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप पहुंचे और विधायक ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता करते हुए मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में एक 15 साल की किशोरी को भगाने का मामला सामने आया था, जिसके शिकायत के लिए क्षेत्र के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचकर दारोगा को फोन पर बीजेपी के नेता से बात करने के लिए कहा था और इस पर दारोगा के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता को खरी खोटी सुनाते हुए बीजेपी नेता से फोन पर बात नहीं की गई और नाराज बीजेपी नेता ने पूरे मामले की जानकारी रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा को दी और सूचना पर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़ के एसपी सिटिया मनोज कात्याल भी मौके पर पहुंचे। सारे विषय इस तरीके के निकल के आ रहे थे। आज भी जो एक विषय आया वो भी इसी तरीके का विषय था, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके परिवार के लोग, उस बच्ची के परिवार के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे। आज हमारे संगठन के जो लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई कि जो बच्ची है वो सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित माँ बाप के पास पहुँच जाए। छोटी बच्ची है, बच्ची भी बहुत बड़ी नहीं है, 14 वर्ष की बच्ची है, तो विषय बड़ा गंभीर है। तो उसे लेके भी बात थी, तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जितनी तेज़ी से उस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए उतनी तेज़ी से वो रिस्पॉन्स आता नहीं लगा। तो संगठन के लोग भी आए, मुझे भी आना पड़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, चंद्रशेखर जी, मनोज जी, सब लोग यहाँ आए हैं। ये जो लोग इस विषय को गंभीरता में लेते हुए, क्योंकि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बेसिकली थाना ट्रांजिट कैंप पर माननीय विधायक रुद्रपुर जी और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधिगण थे, जिनके द्वारा कुछ विषय जो हैं उठाए गए, जिसमें जो फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं उसके विषय में उन्होंने बताया कि अपेक्षित कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है और उसमें ये उन्होंने पुलिस से और ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद की है और जो भी उन लोगों ने विषय किए हैं उन पर हम लोग उनको सबको हमने संज्ञान में ले लिया है और उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे और यहाँ पर जो स्टाफ है उसको भी जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे शालीनता से व्यवहार करने के लिए और बाकी जो पब्लिक आती है उसको भी अपना अच्छे से डील करने के लिए और यथोचित कार्रवाई जो भी कंप्लेंट आती हैं उस पर करने के लिए निर्देशित किया है। बढ़ते आगे 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई भारी बारिश के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि केदारनाथ यात्रा मार्गों में अधिकांश रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है, कर लिया गया है काफी हद तक और पैदल यात्रा गतिमान है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदार धाम के दर्शन को जा रहे हैं और ये भी बताया कि करीब 300 कर्मचारियों की केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई है, जो मार्गों को खोलने का निरंतर प्रयास करते हैं।
21 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग उपलब्ध है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्ते को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। का रुख करते हैं। हरिद्वार में सुरेश्वरिया मंदिर का मार्ग खराब हो जाने से बरसाती नदी और पानी आ जाने के खतरे को देखते हुए मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से रास्ते की मरम्मत करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। पिछले दिनों आई तेज बारिश की वजह से अचानक बीच रास्ते में पड़ने वाली जो बरसाती नदी है उसमें तेज बहाव हो गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग फंस गए थे और नवरात्रों से पहले रास्ते को चुस्त और दुरुस्त कराया जाएगा और इसके बाद आवाजाही शुरू हो सकेगी। ये रोड से जो है, जैसे बरसात होती है हमारे यहाँ 3-4 महीने जो बरसात के चलते हैं, तो उसमें ऊपर पहाड़ों से जो जल आता है और बारिश का जो जल आता है उससे मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, रेता आ जाता है। और अब तो आपने देखा होगा रास्ते में सड़कें भी बहुत जगह टूट चुकी हैं और जिसमें दर्शनार्थियों को बहुत दिक्कत होती है। तो मंदिर समिति द्वारा फिर भी आदमी को लगा के इतना रास्ता कराते हैं कि जिसमें 2 व्हीलर मंदिर तक दर्शनार्थी 2 व्हीलर से आगे दर्शन कर सके। बढ़ते आगे, महिला उत्पीड़न के विरोध में रुद्रपुर में महिला कांग्रेस ने पुलिस कार्यालय पर कूच किया और कार्यालय में लगाए गए 2 बैरिकेडिंग को पार कर धरने पर बैठी महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पुलिसकर्मियों के साथ झड़प और धक्का मुक्की भी की। ज्योति रौतेला ने बैरिकेडिंग के ऊपर से आने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें विफल कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी में जुटे रहे कार्यकर्ता। कैचीधाम देश ही नहीं बल्कि यह दुनिया के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। बाबा नीम करौली की चमत्कारों के किस्से इतने आम है कि हर कोई उनके दर्शनों के लिए बाबा के धाम पहुंचता है, लेकिन अब बाबा नीम करौली की पहली बायोपिक सामने आई है। नैनीताल की डॉक्टर कुसुम शर्मा ने अपनी किताब नीम करौलिया बाबा कथामृत में बाबा के संपूर्ण जीवन को उतारा है। डॉक्टर कुसुम की इस किताब का विमोचन नैनीताल के हनुमानगढ़ी के उसी मंदिर में हुआ जहां बाबा नीम करौली सबसे पहले आकर रुके थे और किताब में नीम करौली महाराज की शिक्षा और तपस्या काल को भी लिखा गया है। साथ ही तपस्या से लेकर उनके गृहस्थ जीवन हर रूप को दर्शाया गया है। किस तरह से वो आध्यात्मिक दुनिया में आए, किस तरह से उनका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ और फिर कैसे वो तपस्या में चले गए, फिर कैसे वापस आए और कैसे फिर उन्होंने तपस्या और अपने गृहस्थ जीवन को एक साथ बैलेंस करते हुए जीवन के अंतिम चरण तक एक संदेश देते हुए लोगों के लिए एक बिल्कुल संदेश दिया है। अपने जीवन का उन्होंने पूरा परिचय देते हुए दिया है। आध्यात्मिकता और गृहस्थता ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और इस जीवन में ऐसे संत बहुत कम है जिन्होंने गृहस्थी के साथ आध्यात्मिकता को एक संतुलन बना के रखा है। या तो समझ पाना, जान पाना बुद्धि विवेक से परे है। माँ बार बार कहती थी और हकीकत भी है, वो कोई नहीं जान पाया कि वो हैं क्या। जो जिसको जिस रूप में दिखे उस रूप में उन्होंने उनको आकलन किया। किन्होंने गृहस्थ देखा उन्होंने गृहस्थ माना, किन्होंने साधु देखा साधु माना, लेकिन उनका छोर इसलिए उनको अनंत महाराज इसलिए अनंत कोटि कहा गया है कि उनका ना शुरू है ना अंत है। एक कहते हैं जैसे कुछ परिपाटी चलती है, इसके बाद ये इसके बाद, लेकिन महाराज शुरू भी महाराज हैं, मध्य भी महाराज हैं, अंत भी महाराज हैं, उससे परे कुछ नहीं है। अब उसमें वो जिसको जैसा अपना रूप दिखाते हैं वो उस टाइप से अपनी बातों को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करता है। अब कितना सफल होता है नहीं होता ये महाराज की कृपा पे डिपेंड करता है, क्योंकि लिख देना ही काफ़ी नहीं होता है।
उसको महाराज का आशीर्वाद मिलना, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ इनसे कि जब तक महाराज जी अपना आशीर्वाद नहीं देंगे इस चीज़ में, तब तक इसमें वो श्री नहीं आ पाएगी। तो इसलिए सबसे मेन है कि महाराज जी का ही सारा इसमें लीला का ही वो है। और ये भी एक बात और मैं कहूँगा, उनकी इच्छा थी तभी किताब पूरी हो पाई। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मना केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, खबरों में आगे बढ़े। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बड़ी बैठक खत्म हुई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, तो बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है, रखी गई थी, जो कि अब खत्म हुई है। मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस बीच मौजूद रहे। लखनऊ से अहम खबर, तो एक बार फिर से मायावती को राष्ट्रीय नेता यानी कि अध्यक्ष चुना गया है। तो मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। ये बैठक फिलहाल समाप्त हुई है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीएसपी की खत्म, और इसमें ये डिसीजन लिया गया, मायावती को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। बीएसपी कार्यालय से संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। संदीप, ये डिसीजन जो फैसला लिया गया है, कार्यकारिणी की बैठक भी अब समाप्त हुई है, क्या कुछ बीएसपी कार्यालय के बाहर हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज कार्यकारिणी की जो बैठक थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है और उन्हें एक बार सहसम्मति के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुना गया है। बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक पार्टी कार्यालय से धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो निकलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से आज की जो बैठक थी उसमें सहसम्मति बननी होनी बहुत जरूरी थी और सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो पदाधिकारियों की बात आपस में होनी बहुत जरूरी थी। ऐसे में जिस तरीके से आज जो है पार्टी का चयन होना था और उसमें कई जो तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता थे उन सभी को बुलाया गया था आज की इस बैठक में, और इस बैठक के माध्यम से साफ तौर पे आगामी चुनावों को लेकर चर्चा होनी है और इसके साथ ही साथ में कई बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं की रखी जा रही थी और इसको लेकर के जिस तरीके से आज जो है चुनाव होने थे उन सभी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं होनी थी। तो साफ है कि जिस तरीके से आज की इस बैठक में जो सहसम्मति के साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना था उसे चुन लिया गया है, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर जो है चर्चाएं की गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले आगामी लोकसभा विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के उपचुनाव हैं, जहां पर बसपा जो है अपने 10 कैंडिडेट के साथ में उतरना चाह रही है और बसपा अपने कैंडिडेटों के साथ उतरकर मैदान में उतरने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी अब निकलना जो है वो शुरू हो चुके हैं और ऐसे में जिस तरीके से पार्टी की तरफ से जो क्या नियम निर्देश मिले हैं और किस तरीके से क्या कहा गया है
और वो उस पर हम बातचीत करने के लिए जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे अब जो है यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, और ऐसे में चर्चाएं तेज हैं कि इस तरीके से आने वाले आगामी चुनाव को लेकर के कि किस तरीके से चर्चाएं की जाएंगी। क्या बाकी 4 राज्यों को लेकर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि जब नेशनल तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से पार्टी की जो बैठक है वो समाप्त हुई है, और समाप्त होने के बाद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, बैठक समाप्त हो चुकी है, क्या आज बैठक में खास रहा है और किस तरीके से चर्चाएं की गई? देखिए, आज का खास दिन था। माननीय बहन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पुनः चुना गया है, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और बहन जी को बधाई है। और उसके बाद बहन जी के जहाँ पे हम लोग का सर पे हाथ रहता है, आशीर्वाद रहता है, वहाँ पे सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब बैठक में बताया गया कैसे कैसे हम लोग को काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें करनी है। वो हम लोग ने बड़े विस्तार पूर्वक बहन जी ने बहुत देर तक हम लोग एक टीचर की तरह हम लोग को बताया है। चर्चाएं हो रही थी कि आकाश आनंद को कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या ऐसा कुछ वहां पे बातचीत हुई या कुछ ऐसा अंदर बैठक में रहा? देखिए, क्या ज्यादा जिम्मेदारी, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर, उससे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सेकंड इन कमांड है बहन जी के बाद। अगर आप देखिए तो अब बाकी जो जगह चुनाव हो रहे सारी चीजें उनको ही देखनी है। तो क्या मतलब दूसरी महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में अगर 10 विधानसभा चुनाव उपचुनाव की बात करते हैं तो वो भी चुनाव होने, उन पे भी बिंदुओं पे चर्चा की गई। बिंदु पे चर्चा कैसे काम करना है, अपनी ज़मीन को जो भी खिसकी है या चली गई है उसको वापस कैसे लाना, और यकीनन वापस आ जाएगी। लोग बहक गए तो लोगों को बहका दिया गया था, आरक्षक नाम पे, इसके नाम पे, उसका लोगों को बहका के जो वापस चले गए थे उन सबको वापस आना है। वापस बहुजन समाज पार्टी के पास, माननीय बहन जी के पास, उनके ही उसमें रहना, ये बात सत्य है। आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। आरक्षण हम लोग चर्चा हुई। इससे पहले भी अभी आपको मालूम होगा एक छोटा सा आंदोलन किया था पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में, भारत बंद का, जो कि बिल्कुल शांतिपूर्ण है, आपको भी मालूम होगा। आगे बहुत से ऐसे कार्यक्रम होंगे, जब पार्टी का आदेश होगा हम लोग उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, अब पूरी तरीके से उसको सफल बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार ट्वीट कर रही हैं, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और उसके बाद कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही, आप लोग इन सबसे हट करके किस तरीके से राजनीति में उतरना प्रयास करेंगे उपचुनाव में? नहीं, देखिए, कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? कुछ किया होगा तभी तो बहन जी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वो इतनी सीनियर लीडर हैं, इतनी पुरानी लीडर हैं, उनको मालूम है किसको कटघरे में खड़ा करना है, किसको नहीं करना है। अगर बहन जी कटघरे में खड़ा कर रही है तो बिल्कुल सही खड़ा कर रही है। हम लोग उनके साथ खड़े पीछे से भाई बन के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल सही है वो जो बहन जी कह रही हैं, बिल्कुल सत्य है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ठीक है, ये थे हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कोऑर्डिनेटर हैं। और जिस तरीके से आज की जो बैठक रही है वो उस बैठक पे कई बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं जो हैं वो की गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बसपा में जो आज की जो बैठक थी वो अभी ख़त्म हुई है, और लगातार जो उनके जो पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती को चुन लिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही कि किस तरीके से इस बार जो है नए बदलाव किए जाएंगे, या किसी को बड़े को किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, या तमाम इन बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं की जा रही थी। तो उन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के संदीप, क्या लगता है अब कितनी मजबूती, क्योंकि राजनीति में परिपक्वता है बीएसपी सुप्रीमो की, और एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है बीएसपी सुप्रीमो को, और एक आगे की रणनीति को लेकर अगर बात की जाए तो ये रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होगी? क्या एक इस बार तो फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, अब आगे क्या रणनीति होगी, किस रणनीति के साथ में आप लोग मैदान में उतरते हुए नजर आए? माननीय बहन जी का जो आदेश निर्देश है, हम लोगों ने पुनः उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग नौजवान साथी लोग पुनः जो हमारा उपचुनाव है या आगामी 2027 का चुनाव है, जो भी है, हम लोग दमदारी से जितने काम करेंगे। और भी किसी बड़े नेता को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई? अब इसके बारे में तो वहाँ कुछ नहीं बताया गया, जो भी वो तो वहाँ जहाँ चुनाव पे रहा है। जी जी जी, जो है ना अन्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, खास तौर से हरियाणा में, और एक कौन सा महाराष्ट्र में, जी जी जी, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जम्मू कश्मीर में पूरे कैंडिडेट उतारेंगे, हरियाणा में पूरे उतारते? अब इसका निर्णय माननीय बहन जी लेगी, हम लोगों को जितना, जी यहाँ राजस्थान का
हरियाणा का हरियाणा का प्रभारी एक अतिरिक्त चार्ज और दिल्ली का और हरियाणा का दोनों का। सर एक सेकंड आ जाइए। तो जिस तरीके से बैठक जो है दौर खत्म हो चुका है, महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि हरियाणा का प्रभारी फिर आकाश आनंद को एक और जिम्मेदारी दी गई है। तो यानी कि अब जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज थी। और सब महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो राज्य बचे हुए हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने, वहां पर खासतौर पर चर्चा की गई है। वहां शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक और अहम जिम्मेदारी आकाश आनंद को अगर देखा जाए हरियाणा जम्मू कश्मीर के यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी में कितना बखूबी खरे उतरेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आगे बीएसपी की रणनीति क्या होगी, किस रणनीति के तहत कैंडिडेट उतारे जाएंगे और क्या वो रणनीति कारगर सिद्ध होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।